हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 के जो संस्कृत है उसका प्यूसम दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। आज चलते हैं पाटलिपुत्र वैभवम का सब्जेक्टिव की ओर, यानी कि वैसे क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। यानी कि प्राचीन काल में जो पटना है वो किस तरह से विख्यात था, वो किस तरह से फेमस था, वो आपसे पूछ रहा है। तो आंसर लिखा है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पढ़िएगा तो उसमें या पुराण पढ़िएगा तो जो पाटलिपुत्र जो हम आज पटना कहते हैं उसका नाम पहले कुसुमपुर या पुष्पपुर था। इस नगर के समीप पाटल पुष्प का उत्पादन होता था। पाटल कहने का मतलब होता है गुलाब। ये जो पटना है वहाँ पे पहले बहुत सारे गुलाबों की खेती होती थी, फूलों की खेती बहुत होती थी। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण ही प्रचारित है। यानी कि जो पटना शब्द, जो पाटलीग्राम जो शब्द लिया गया है वो यहाँ पे पाटल पुष्पों की खेती होने की वजह से ही रखा गया था। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। पटना में पहले के मौसम में, सर्दी के मौसम में, शरद ऋतु में एक त्यौहार मनाया जाता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सादृष्टिगत होता था। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आज हम दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी तरह से पाटलिपुत्र में पहले कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। यानी कि जो पटना है उसके वैभव का वर्णन करना है, उसके वैभव के बारे में बताना है। तो लिख रहा है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। यानी कि जो पटना है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से ही अपनी वैभव के लिए, अपने परंपरा के लिए बहुत फेमस रहा है। विदेशी यानी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। विदेशी यात्री भी पटना में घूमने के लिए आया करते थे। पटना इतना फेमस था पहले, आज भी फेमस है, आज लोग घूमते हैं, लेकिन आज से कई वर्षों पहले पाटलिपुत्र बहुत फेमस था और वहाँ पे लोग देश विदेश से आया करते थे। और जो आते थे वो पटना के बारे में अपने अपने काव्य और ग्रंथ में लिखा करते थे। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। जब मेगास्थनीज आया था पटना में, पाटलिपुत्र में, तो उसने पटना के बारे में अपनी किताब में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पटना का शोभा था, जो पटना का रक्षा व्यवस्था था, वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आकृष्ट था। अशोक काल में यह निरंतर समृद्धि रही। और यह भी लिखा है कि अशोक के समय में जो पाटलीग्राम था वहाँ की जो व्यवस्था थी और भी सुंदर थी और भी समृद्ध थी। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए। देखिए, राजशेखर जो थे वो भी पटना आए थे और उन्होंने पटना के बारे में एक काव्य लिखा, काव्य मीमांसा। और उस काव्य मीमांसा में उन्होंने पटना के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी और ये भी लिखा कि पटना में बहुत बड़े बड़े लोग पढ़कर ख्याति प्राप्त किए हैं। जैसे उनका नाम है, इसमें तो नहीं दिया है लेकिन हम बता दे रहे हैं, कॉपी पे लिख लीजिएगा साइड में। पिंगल, पाणिनि और ब्याडी, वररुचि, पतंजलि,
वर्ष, उपवर्ष ये सारे लोग पटना में पढ़कर ख्याति प्राप्त किए थे, जिनके बारे में राजशेखर ने अपने काव्य में लिखा है। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। जो पाटलिपुत्र नगर था पहले, उसको हम आज पटना के नाम से जानते हैं, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। ये सारे पहले भी थे, इसलिए लोग घूमने के लिए आया करते थे और आज भी ये सारी चीज़ें मौजूद है। जैसे म्यूज़ियम है, गोलघर है, बहुत सारे बड़े बड़े पार्क हैं जिन्हें हम घूमने के लिए अक्सर जाया करते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक पटना अपने वैभव को खोया नहीं है। उसका वैभव हमेशा विख्यात है हर समय में, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। पटना में जितने भी लोग आए, जितने भी लोगों ने शासन किया, उन सारे लोगों के बारे में हम म्यूजियम में देखने को सारी चीज़ मिलती है। अगर आपको पढ़ने के अलावा टाइम मिले तो आप पटना टूर जाके ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है घूमना भी। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। चलिए, क्या लिखा है देखिए। इसमें बिहार की राजधानी पटना, अब देखिए आप लिख सकते हैं पहला लाइन कि जो पटना है वो बिहार की राजधानी है। प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ साथ ऐतिहासिक परंपराओं से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। अब देखिए, ये 5 लाइन में दिया है, लेकिन ये सारे एक ही में जोड़ दिया है। लिख रहा है कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को कोई बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सके तो किसी प्रतिस्पर्धा में या किसी कंपटीशन में भाग ले सकता है। चलिए, इसमें अगर 5 लाइन ऐसे नहीं दिया है तो आपको हम बता देते हैं। जो पहला लाइन है उसको आप लिखिएगा कि पटना बिहार का राजधानी है। दूसरा लिखिएगा कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या पुष्पपुर था। तीसरा आप लिखिएगा कि पटना का नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुष्पपुर इसलिए पड़ा था क्योंकि पटना में बहुत सारे पुष्पों की खेती होती थी। चौथा आप लिखिएगा कि पटना में बहुत सारे चीज़ देखने योग्य हैं, जैसे संग्रहालय, गोलघर इत्यादि। इसके बाद आप और भी 5वां लाइन में लिख सकते हैं कि पटना में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए थे और आज भी बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। आगे आप लिख सकते हैं कि पटना पर्यटन के मानचित्र से बहुत ही प्रसिद्ध नगर है। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत VBI हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? चलिए देखते हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र या पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। आप देखिए, जो दामोदर गुप्त थे वो भी पटना में आए थे, और जब पटना में आए थे तो उन्होंने पटना के बारे में लिखा कि जो पटना है वो पृथ्वी पर बसे श्रेष्ठ नगरों में से एक है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। उन्होंने कहा, दामोदर गुप्त ने, कि जो पटना है उसकी धरती पर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। जो दामोदर गुप्त कवि हैं उन्होंने पटना को इंद्रलोक के समान बताया है। पांचवा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता था? चलिए आंसर देखते हैं। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। अब चलिए, जो राजशेखर थे, जो पटना में जब आए थे, तो उस टाइम उन्होंने काव्य मीमांसा एक रचना लिखा जिसमें उन्होंने पटना के बारे में बताया कि पटना में बहुत सारे लोग पढ़ते थे, इसलिए उसे हम शिक्षा का केंद्र कहते हैं। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। जो पटना था वहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े थे और बहुत सारे लोग विद्वान हुए थे।
जैसे पाणिनि, पिंगल व रुचि, पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई थी और यही उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। इतने बड़े बड़े लोग पटना में पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की थी। 6 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर कैसा था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। यह एक सुंदर नगर था और अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हो गया। इन दोनों के बारे में मेगास्थनीज ने अपने काव्य इंडिका में बताया है। जो पटना है उसकी रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत अच्छा था और अशोक के शासनकाल में और भी समृद्ध हो गया था। 7वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। यानी कि जो पटना है वहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता था बहुत धूमधाम से, उसका आपको व्याख्या करना है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि वहाँ पे एक त्यौहार होता था कौमुदी महोत्सव, उसी के जैसा आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। लिखा है कि पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यानी कि पटना में सर्दी के मौसम में कौमुदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनता था। सभी नगरवासी आनंदमय हो जाते थे। जैसे आज हम लोग की तरफ बहुत कोई त्यौहार मनता है तो बहुत हम लोग खुश हो जाते हैं, उसी तरह से उस टाइम में बहुत लोग शरद काल में कौमुदी महोत्सव के टाइम बहुत लोग आनंदित हुआ करते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। यानी कि जब गुप्त वंश का शासन था, जब गुप्त वंश के राजा शासन कर रहे थे तो कौमुदी महोत्सव उस टाइम बहुत फेमस था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यानी कि आज जिस तरह से दुर्गा पूजा हम मनाते हैं, मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं, उसी तरह से पहले पटना में कौमुदी महोत्सव होता था। 8वां क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे उन्होंने पटना में ही जन्म लिया था और उनके जन्म स्थान को हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, इसलिए बहुत ही फेमस है सिखों के लिए। चलिए इसका हम मंजर देखते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनकी पूजा करने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है गुरुद्वारा, वो पटना में ही है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान है। हमने आपको बताया कि उनके जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोबिंद सिंह थे और उन्होंने पटना में ही जन्म लिया था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जहाँ पे वो जन्म लिए थे उसको हम आज गुरुद्वारा कहते हैं। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मतलब कि बहुत ही दूर दूर से, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। बस सिख ही नहीं और भी संप्रदाय के लोग आते हैं और गुरुद्वारा के दर्शन करते हैं। 9 क्वेश्चन है, लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। यानी लेखक का ये कहना है कि जो पटना हम लोग आज बोलते हैं वो आज ही फेमस नहीं है, वो प्राचीन काल से फेमस है। हाँ, ऐसी बात है कि मध्यकाल में उसकी जो स्थिति थी वो काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, उसकी स्थिति खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर से मुगल वंश के शासनकाल जब आया तो धीरे धीरे इसका विकास होना शुरू हो गया। और इसके साथ ही जब अंग्रेज़ों का शासनकाल आया, जब अंग्रेजी शासनकाल आई तो पटना और भी अच्छी तरह से विकास करने लगा और इसका विकास काफ़ी तीव्र गति से होने लगा। 10वां क्वेश्चन है,
प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है, चलिए देखते हैं। लिखा है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि हमें शिक्षा देते हैं कि यहाँ सरस्वती के वंशज रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि पटना शिक्षा का एक महान केंद्र था। अब देखिए, जो दामोदर गुप्त जो आए थे उन्होंने पटना के बारे में अपना काव्य में लिखा है कि जो पटना है वो एक शिक्षा का केंद्र था। वहाँ पे पहले सरस्वती परंपरा था, पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा था। उनके साथ साथ जब राजशेखर आए थे तो उन्होंने भी अपने काव्य में पटना के बारे में लिखा है कि पटना में बहुत सारे लोग पढ़े और पढ़कर ख्याति प्राप्त की। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की यहाँ पर परीक्षा भी ली जाती थी, जैसे पाणिनि, पिंगल, वररुचि। तो इसी के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि पटना प्राचीन काल में बहुत ही शिक्षा के संबंध में फेमस था। आज के चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है 11। लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस तरह का नगर रहा है। तो लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव को धारण करता रहा है। देखिए, लेखक के अनुसार, जो लेखक है उनके अनुसार जो पटना है वो प्राचीन काल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो रिलीजन का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में भी हमेशा से वो अव्वल रहा है। और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। और ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में उन सारी चीज़ों का हम सीमित रूप से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। जो पटना के लोग थे वो बहुत सारे उत्सव मनाते थे। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी की पूजा करते हैं। जो पटना है उसमें रहने वाली पटन देवी की पूजा पटना के लोग करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। लेखक के अनुसार जो पटना है वो प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत ही महान नगर रहा है। तो आज ये चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करते रहें और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।